गुलाम नबी आज़ाद अब खुद ही अपनी पार्टी के लिए कड़वे बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के आने वाले 40-50 साल तक विपक्ष में ही रहेगी। पहली बात आपने काफ़ी हद तक ठीक बोला है, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया कि विपक्ष में रहेगी, थोड़े दिन में विपक्ष में भी नहीं रहेगी। जैसे एक बार माँ बैठ जाती है, एक बार बेटा बैठ जाता है। और गुलाम नबी आज़ाद क्यों बोले? आप देखिए, पाप का घड़ा जो होता है वो एक दिन भर जाता है ना। और अभी क्या है, इतने दिन से कि कांग्रेस में एक भी योग्य नेता नहीं है, केवल राहुल गांधी नेता है। और आज ही मैं अब भी पोस्टर देख रही थी कि प्रियंका वाड्रा के बेटे को भी प्रस्तुत किया जा रहा है। अब उसकी चापलूसी करो, मतलब माँ की चापलूसी की, बेटे की चापलूसी की, अब इनके परिवार के और चापलूसी करो। अभी माँ त्याग पत्र दे रही है, सोनिया गांधी जी को त्याग पत्र देती है। सोनिया गांधी जी निश्चय कर लेती है कि सोनिया गांधी जी 6 महीने तक सोनिया गांधी जी पद पे रहेंगी। परिवार में पार्टी, कांग्रेस पार्टी का मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका, ये 3 है। पार्टी का मतलब और नहीं है। पार्टी का मतलब होता तो औरों की भी सुना जाता, औरों की भी बात कही जाती। वहाँ पे पार्टी नहीं है। भारत बचाओ रैली निकली थी, भारत बचाओ रैली कर रहे थे। किसके फोटो लगे थे? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। पहली बात, प्रियंका गांधी कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब शादी हो गई तो वाड्रा हो गई, लेकिन इनकी उपलब्धि है कि गांधी नाम के पीछे लगा है। पूरा परिवार गांधी नाम की रोटी खा रहा है। और यही देसाई इत्यादि इंटरव्यू ले रहे थे। सोनिया गांधी का इंटरव्यू में कड़वे सवाल पूछ रहे थे, आपको काहे की दाल पसंद है? तो सोनिया जी ने कहा, मुझे अरहर की दाल पसंद है। क्यों भाई, घर में बुला के भोजन कराना था, करा ही देते। का इंटरव्यू में ये दूसरों का भी समय वेस्ट कर रहे हो, दूसरों का भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो मैं यही कहूँगी, पहले भी आया था कि अभी कांग्रेस के कुछ लोगों ने चिट्ठी लिखी कि ये सब क्या हो रहा है, आप इनको तो मैं ये कहूँगी कि जब तक कांग्रेस में, इसने ठीक कहा कि विपक्ष में ही रहेगी आगे 50 साल तक, लेकिन थोड़ा सा गलती कर दी। ये कहना था कि कांग्रेस विलुप्ति हो जाएगी आने वाले समय में, और 10 साल रुक जाइए, खत्म होने वाली है। आप क्यों खत्म होने वाली है? इनके लक्षण देखिए। अभी हमारे देश का चीन के साथ विवाद चल रहा है और इतने दिन से चल रहा था। ये दिन भर में राहुल गांधी 10 ट्वीट तो करता था। किसके खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। किसके खिलाफ? आरएसएस के खिलाफ। लेकिन एक प्रश्न भी चीन से नहीं पूछा। क्यों भाई? चाइना तुम्हारा रिश्तेदार है? पूरे सवाल यूपी में योगी जी इतना अच्छा संभाल रहे थे, प्रियंका जी कहती है मैं 100 बस भेजती हूँ, और जो किया वो सब सच्चाई निकल के आई। तो जो ये कर रहे हैं ना, वो पूरे देश के सामने आ रहा है और विपक्ष में भी रहने लायक नहीं है। अभी आप रुक जाइए, 370 का विरोध करेंगे तो विपक्ष में रह पाएंगे? इनके परिवार में आप बताइए, हरियाणा में कांग्रेस चल रही है ना? क्यों चल रही है? क्योंकि वो लोग 370 के पक्ष में खड़े थे, हटनी चाहिए, है ना। वो लोग देशद्रोही कार्य नहीं करते। ये लोग बीजेपी का और आरएसएस का विरोध करते करते, सनातन का विरोध करते करते देश के विरोध में आ गए। इनको अंतर समझ में नहीं आता। आप बीजेपी का विरोध कीजिए, क्योंकि आप भाई पार्टी है, आपको चलानी है, रोजी रोटी चलानी है, तो आपको करना पड़ेगा। आरएसएस का कर लीजिए, लेकिन सनातन का और देश का विरोध ये देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो आगे बिल्कुल ठीक कहा गुलाम नबी आज़ाद ने, बस थोड़ा सा गलत कहा कि आगे आने वाले 10 वर्षों में ही विपक्ष में भी नहीं रहेगी। और मैम, यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कांग्रेस में जब भी कोई इनके जो नौजवान नेता होगा, वो जब इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है या फिर उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप कांग्रेस के खिलाफ छोड़ दीजिए, अगर कोई देश के समर्थन में भी ज़्यादा बोल जाए। क्या कहा कपिल सिब्बल ने? मैंने पिछले इतने वर्षों में, 30 सालों में, मैंने एक बार भी बीजेपी के समर्थन में ट्वीट नहीं किया। आप ही बताइए, अगर बीजेपी कोई अच्छा काम कर रही है तो उसके समर्थन में ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? 370 हटाइए, पूरे देश ने स्वागत किया, एक ट्वीट करते कि बहुत अच्छा कार्य है, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। कांग्रेस को दरअसल पार्टी चलानी नहीं आ रही। जो इनको पता नहीं, पहली बात तो इनका सलाहकार कौन है, मूर्ख व्यक्ति है ना। इनको, आप कपिल सिब्बल को ये नहीं कहना था। मैंने, आप ही बताइए, आप दोनों कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है क्या जो इतना चिड़े बैठे हो? अगर 370 हटाई, स्वागत कीजिए। राम मंदिर बन रहा है तो उसका स्वागत करना था आपको। उस राम मंदिर में भी आप आ जाते टांगड़ाने, अरे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आप हमेशा खला सर्षभ मात्राणी पर छिद्राणी पश्यति, आप दूसरे के दोष देखते रहते हैं, कभी गुण नहीं देखते। मैंने बीजेपी की 30 साल से बड़ाई नहीं की। अगर कुछ अच्छा किया तो क्यों नहीं की कपिल सिब्बल? आप विपक्ष के अच्छे नेता होने के नाते आपको करना था। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो आज भी इन लोगों के चमचे बने हुए हैं, इनके तलवे चाट रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि आप देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने चापलूसी की, 1 सेकंड लगता है इनको पार्टी से बाहर करने में। 1 सेकंड लगता है कि आप बाहर जाइए, आपका कोई रोल नहीं है। और आप चमचे जितने भी हैं, इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस में आज भी अच्छे लीडर भी हैं, लेकिन उन अच्छे लीडरों को ना कोई स्थान है, ना उनकी सुनी जाती है। बस वो राहुल गांधी जी की जय। तो एक मूर्ख व्यक्ति की जय कब तक बोलेंगे लोग? एक मूर्ख व्यक्ति जिसकी कोई उपलब्धि नहीं है, अलावा पीछे नाम के गांधी लगने के, उसकी ज़्यादा लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले समय में तो ये वैसे भी खत्म होने वाले हैं। और मैम, जिस तरीके की कांग्रेस सरकार की हरकतें हैं या फिर जिस तरीके से ये नेताओं की आवाज़ दबाने का काम करते हैं, और जब इनकी सरकार कहीं पर भी टूट जाती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर वो अन्य सरकारें हों, जब वो टूट जाती हैं तो ये हमेशा बीजेपी को क्यों ब्लेम करते हैं कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को खरीद लिया, बीजेपी की वजह से हमारी पार्टियां टूट गई। तमाम तरीके के नाम ये बीजेपी को ही बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हैं? अच्छा, इनके पास एक ही मुद्दा है, सुबह उठते ही मोदी मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, आरएसएस हिंदू हिंदू, इसके अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं देता। ये कह रहे हैं बीजेपी ने हमारे विधायक खरीद लिए, इसका मतलब अपने विधायक को बिकाऊ कह रहे हो?
इसका मतलब आपने जिनको टिकट दिया वो बिकाऊ है, अपने विधायकों को पैक करके घूम रहे हैं, यहाँ नहीं रखना जी वहाँ रखो, यहाँ नहीं रखना उस रिजॉर्ट में रखो, वहाँ पे रखो, छिपा के रखो। क्यों भाई? जब ईमानदार लोगों को इसका मतलब खरीद के आपने पैसे दिए थे ना, पैसे से आपने उनको टिकट दिया, जब खरीद के उनको टिकट मिलेगा तो जहाँ से उनको अच्छा दाम मिलेगा, इसका मतलब वो जा रहे हैं। तो अपने विधायकों को कम से कम थोड़ा सा तो ईमानदारी रखो, अपने विधायकों को बिकाऊ ना कहो। और आपके विधायक अगर बिक रहे हैं तो बिकने वालों को तो कोई भी दाम लगा के खरीद लेगा, उसमें बीजेपी या आरएसएस या सनातन या किसी की भी क्या गलती है भाई? जब बिक रहे हैं तो बिकी हुई चीज़ तो बाजार में बिक रही है तो कोई भी खरीद रहा है, इसमें दूसरे की गलती नहीं है, अपने गिरेबान में एक बार झांकना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी को पीछे रखने के लिए महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी और 3 विपक्षी पार्टियां आपस में मिलकर गुट बनाकर बैठ गई, तो अब उन्हीं सरकार जो इनकी अगाड़ी सरकार है महाराष्ट्र में वही टूटती हुई नजर आ रही है। कभी कांग्रेस के विधायक जो हैं 10 वो धरने पे बैठते हैं, कभी शिवसेना के विधायक बैठते हैं, तो क्या हो रहा है इस पर सरकार में? आप ये बताइए, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। जब से सरकार बनी है उद्धव ठाकरे जी, जिनका एक बहुत बड़ा नाम था, जिनके पिताजी का जब आज भी नाम आता है तो आज भी लोग उनको हिंदू हृदय सम्राट करके याद करते हैं। आज भी जब उनके पिताजी जब कहते थे ना कि अगर बाबरी शिव सैनिकों ने ढाई है तो मेरे लिए गर्व का विषय है, तो जब वो बोलते थे ना, लोग उनकी बातों को सुनते थे और सीरियस भी लेते थे। लेकिन जब से ये आए हैं, पालघर में संतों की हत्या हो गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जब से महाराष्ट्र में इनकी सरकार आई है, आप तब से देख लीजिए रोज नया कांड हो रहा है। तो ये वही है, सांप नेवले का गठबंधन हो गया है, ज़्यादा दिन चलता नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, विचारधारा ही अलग है। आप ही बताओ ना, शिव सैनिकों की और या शिवसेना की और कांग्रेस की तो विचारधारा ही बिल्कुल एक 36-36 का आंकड़ा है। तो इनका तो वैसे भी नहीं बनना, बस ये है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए तो आप बन जाइए, गठबंधन हो गया है, तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जल्दी टूटने वाला है, निश्चिंत रहिए। सही बात कही आपने कि लोगों का जिस तरीके का गठबंधन है, एक इधर जाना चाहता है तो एक इधर जाना चाहता है, तो इसी के बीच में जिस तरीके से इनकी सरकार टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारी समस्याएं हैं महाराष्ट्र में जिनकी वजह से वहाँ की जनता त्रस्त है यहाँ के लोगों से, यहाँ की सरकार से। तो यहाँ पे उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि इन सारी समस्याओं को लेकर विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए क्योंकि केंद्र हमारी आवाज को दबाना चाहता है। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आता, जब इनसे राज्य में कोई काम नहीं होता तो केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, केजरीवाल मुझे जी मोदी जी नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, फलाना नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। अब ये बताइए, जब आपको कुछ हो नहीं रहा तो इस्तीफा देके अपने घर बैठ जाओ। अगर आपकी आवाज़ दबाई जा रही है तो बोलो ना। हर कार्य अगर केंद्र सरकार करेगी, तुम किस लिए बिठाए हो सरकार को में? तुम किस लिए वहाँ पे बैठे हो महाराष्ट्र की सरकार में? तुम इसलिए बैठे हो कि कुछ कार्य करो, देश के हित में, समाज के हित में, महाराष्ट्र के हित में आप कार्य करो। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? पालघर में संतों की हत्या हो गई तो इतने दुष्ट लोग हैं। ये एक तो शेर व शायरी में ही लगा रहता है संजय, तो उसको कोई काम नहीं है, इसको पार्टी बर्बाद करने का ठेका है। फलाना रिया चक्रवर्ती के में कितने शेर व शायरी। आप ही बताइए कि एक बंदी को बचाने के लिए पूरी सरकार लग गई इनकी, ऊपर से इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम भी इन्वॉल्व हो ना। एक बंदी को बचाने के लिए तुम लोग इतने सारे लोग लगे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस जो साजिश हो रही है या जो भी चल रहा है, इन लोगों ने साजिश की उस सुशांत के खिलाफ, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व हो। तो मैं यही कहूँगी कि आप दूसरे को, केंद्र सरकार को दोष देने से अच्छा है कि कुछ कार्य करें, और अगर नहीं हो पा रहा तब लोगों के सामने कहिए। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग हमेशा कुछ भी गूगल कर दे तुरंत पता लग जाता है। तो आप जनता को इतनी भी पागल मत समझिए जितना आप समझ रहे हैं। अब तक सरकार चला रहे हैं, आगे आने वाले समय में आपकी सरकार नहीं रहेगी अगर यही हालात रहे तो। मैम, जिस तरीके से अब लोग इनकी सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं और इनकी सरकार टूटने के कगार पे आ रही है, तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर काफी असर पड़ा है मुंबई की जनता के ऊपर भी। तो उसी को लेकर अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ये कहते हैं और संजय राउत भी कहते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी ही अदालतें बना ली हैं, अपने ही पुलिस स्टेशन बना ली, अपनी ही सारी टीमें गठित कर ली हैं, जिसकी वजह से वो सुशांत सिंह राजपूत केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पहले क्या होता था? पहले आप देखिए, इनको उठा के गांधी परिवार में जितने भी लोग हैं सब भारत रत्न खुद को खुद ही दे लेते थे, है ना, सबको भारत रत्न मिले। और मैं आपको यकीनन कह रही हूँ कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आज राहुल गांधी को भी भारत रत्न होता, इसको भी मिल जाता, प्रियंका गांधी को भी मिल जाता, पूरे खानदान को भारत रत्न मिल जाता। सोशल मीडिया का धन्यवाद करना चाहिए कि जो जानकारी आम जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाती थी वो जानकारी जन सामान्य तक पहुंच पा रही है, इसलिए पीड़ा है। बीजेपी के गुंडे बैठे हैं सोशल मीडिया पे, सारे राम भक्त बैठे हैं सोशल मीडिया पे, फलाने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जितना झूठ चलता था, कल सोशल मीडिया पे पूरा दिन ट्विटर पे ट्रेंड किया, शेम ऑन राज तक, शेम ऑन राज सर, ये सरदेसाई, ये सारे करके पूरा दिन ट्रेंड किया। अब क्या है, अब जनता, जो एक सामान्य व्यक्ति जिसको ज़्यादा मतलब भी नहीं था, वो भी जवाब देने लगा है। तो इनको सहन नहीं हो रहा। एक सामान्य व्यक्ति हमसे सवाल पूछे, हम इस देश के राजा हैं, हम इस राज्य के राजा हैं, तो ये वाली चीज़ इनको सहन नहीं हो रही कि सोशल मीडिया का एक सामान्य सा बंदा, एक कॉलेज में पढ़ने वाला, एक स्टूडेंट या एक किसान या एक अब कुछ भी रोजगार करने वाला सामान्य व्यक्ति, वो हमसे सवाल कैसे कर रहा है। तो सोशल मीडिया से चिढ़ने का कारण यही है कि जो इनके झूठ जैसा परोसते थे, मीडिया को पैसा भरते थे, जैसे रिया चक्रवर्ती ने भरा और आ गई, तो ऐसे ये भरते थे और इनका काम चल रहा था। अब क्या है, सोशल मीडिया, ये तुरंत इंटरव्यू आता है, सोशल मीडिया 10 मिनट में धज्जे उड़ा देती है। कल इन्हें सोशल
मीडिया पे आज तक इसका इंटरव्यू आया, आज तक पे आया, राजीव सरदेसाई दिखा रहे थे रिया चक्रवर्ती का, और तुरंत ही सोशल मीडिया पे ताहिर हुसैन के और अफजल गुरु फरहान दिखा रहे, जितने इंटरव्यू इन्होंने लिए थे सब खुल के आ गए। तो सोशल मीडिया से पेट में दर्द इसलिए है कि सोशल मीडिया इनके झूठ को उजागर करने में 10 मिनट नहीं लगाती। और मैं यही कहूँगी, आप सोशल मीडिया की ताकत को जानते तो हैं ही उद्धव जी, और जितने भी विपक्षी अभी ये कह रहे थे, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव भी कह रहे थे, तो सोशल मीडिया की ताकत से कम सावधान रहिए और अपनी सरकार को ठीक से चलाइए। एक दुष्ट व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी सरकार को उतरने की आवश्यकता नहीं है, एक बंदे को न्याय दिलाने की आवश्यकता। एक लास्ट क्वेश्चन, आपने मुझे इस तरीके की बातें कही, उससे एक मुझे क्वेश्चन याद आ गया कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट कहा था, और उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी चीज़ है, यानी कि फेसबुक भी इसमें शामिल था, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है बीजेपी और आरएसएस। अच्छा एक बात बताइए, इनको बीजेपी आरएसएस करती है, क्यों कांग्रेस के लोग हुइयां छिल रहे हैं, उनको बिठाओ ना, कैसे करेंगे? 300 आप ही बताइए, 370 हटी। पहली बात मैं बता दी, कांग्रेस में गलती क्या है? ये राहुल गांधी क्यों नहीं, इनके हर चुनाव हार रहे हैं, इसका कारण क्या है? कभी इसको सोचना नहीं चाहते, कभी इस पर विचार करना नहीं चाहते। 370 हटी और इनको पता लगा ऊपर से विरोध करना है जी, तो विरोध करने आ गए। ये अधीर रंजन चौधरी खड़े होकर के सरेआम विरोध कर रहे हैं संसद भवन के अंदर, तो लोग इनको स्वीकार करेंगे? कैसे सोशल मीडिया पे तुम्हारा पक्ष लेंगे? तुम चीन के खिलाफ ट्वीट नहीं करते और मोदी जी के खिलाफ ट्वीट करते हो। कुछ भी हो है तो वो देश के प्रधानमंत्री, जब वयम पंचशतम चते परस्पर विवादेतु, अगर दूसरे अन्य ही सा विवादेतु वयम पंचशतम, अगर दूसरे के साथ विवाद है तो हम 105 है, और परस्परम विवादेतु वयम पंचशतम चते, अगर आपस में विवाद है तो हम 5 है और वो 100 है। तो अगर दूसरे के साथ विवाद था तो आपको राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट, इनके मोदी जी के खिलाफ ट्वीट नहीं करना था। तो सोशल मीडिया पे लोग आपके पक्ष में अगर लिखना भी चाहें तो लिख नहीं सकते, आपको डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना गलत बोलते हो। आप मोदी जी के खिलाफ बोलते बोलते देश के विरुद्ध, इन्होंने एक बयान दिया राहुल गांधी ने, इनकी भाषा का स्तर देखिए। अगर ये गांधी इनके नाम के पीछे नहीं होता तो इनको कोई छोटी सी भी नौकरी नहीं देता, 20,000 रुपये की भी क्यों नहीं देता। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि 6 महीने में जनता आपको डंडे से मारेगी। एक प्रधानमंत्री के लिए विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े युवा नेता 48 साल के राहुल गांधी जी की भाषा है कि जनता आपको डंडे से मारेगी। तो इनको याद रखना चाहिए कि भाषा की मर्यादा तो कम से कम बना के रखते। वो आपसे बड़े हैं, हमारे घर में ये सिखाया जाता है कि अगर आयु में भी वृद्ध है, जान में भी कम है, तो भी हमको सम्मान करना चाहिए कि वो आयु में वृद्ध है। तो क्या आपको इतने संस्कार नहीं दिए? वैसे इनकी गलती नहीं है, जब भारतीयता में पले होते, भारत में पले होते, भारत की संस्कृति में पले होते तो पता होता। अभी विदेश में छुट्टी मनाने जा नहीं पा रहे, बेचारे पे ओवरलोड हो रहा है, इतना काम करना पड़ रहा है, इतने काम की आदत नहीं है। ये तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, अपना कुर्सी से नीचे कभी उतरे ही नहीं। मैं फलाना मर गया जी, अब दे दो वोट, फलाना जी हो गया, ये आंसू बाबा के इन्होंने सहानुभूति के कारण वोट लिया। 70 साल से आराम से बैठे थे, लोग सवाल नहीं कर रहे थे। अब जैसे ही नॉर्मल बंदा सवाल करता है, सीधे इनको दागता है, तो तब ये मीडिया के सामने भी नहीं आते। आज तक एक जगह बैठे थे, डर के लोग इनको राजा समझे थे, ये देश को अपना ये समझ रहे थे। तो लोकतंत्र नहीं है, इनकी ये जो लोकतंत्र की बात करते हैं, राहुल गांधी या इनकी माता जी या इनके पिता, जो भी जितने भी है, इनकी बहन जी, फलाना जी, ढिकाना जी, जितने भी ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र, मैं कहूँगी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी सबसे पहले अपनी पार्टी में लोकतंत्र कीजिए और अपना अध्यक्ष कोई गैर गांधी बना के दिखाइए। उसके बाद आप देश के लोकतंत्र पे बात करना तो लोग आपकी सुनेंगे, वरना अपने घर बैठिए। धन्यवाद मैम।